जय हिंद दोस्तों। आज हमारी जीके की क्लास नंबर 2 है, जिसमें दोस्तों हम प्राचीन भारत को कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं प्राचीन भारत से, वो सारे दोस्तों इस क्लास में आपको जो है कवर कराने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा 4 अगस्त से दोस्तों भर्ती बैच शुरू हो चुका है, जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए है। इसके अलावा यदि आपने एसएसबी या बीएसएफ या दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच दोस्तों उन सभी के लिए भी लाभकारी होगा। स्पेशली जो बैच हमने स्टार्ट किया है वो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि इसके जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास दोस्तों इसकी हो चुकी है, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हमने आपको सिलेबस बताया था कि हम आपको क्या क्या कवर कराने वाले हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों आप वो क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 2, जिसमें हम प्राचीन भारत को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप सभी को बता दूं कि इसका जो आईटीबी और सीएसएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों अगर हम आपको जो है डिटेल में इसकी थ्योरी पढ़ाने लगे तो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने आपका जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जीके से, जितने भी सब्जेक्ट से बन सकते हैं, वो सारा डाटा हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो है वो सारे वन लाइनर के आधार पर दोस्तों हम आपको जो है सारी जानकारी देने वाले हैं। यानी जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो वन लाइनर रहने वाले हैं। या यदि आपने पहले से तैयारी की हुई है तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। यदि तैयारी नहीं की है तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों हम आप जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपको जो हमारे यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेंगे कुछ, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 में प्रारंभ की गई थी। तो इसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपसे पूछेंगे वो कि सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की जो खोज थी वो कब की गई थी। तो आंसर इसका ये होगा कि 1863 में आरंभ की गई थी। तो ये जो हेडिंग है इसमें ही दोस्तों आपका क्वेश्चन है, इसी में ही आंसर है। दूसरी हेडिंग आप यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरणों को खोजने का श्रेय। तो आपसे पूछा जाएगा किसने खोजने का श्रेय किसको जाता है। तो इसी में दोस्तों आंसर आपका खोजने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट को पाषाणकालीन उपकरणों को खोजने का श्रेय जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में मद्रास स्थित पल्लवपरम स्थान से खोजा गया। आप यहाँ पर इसने आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो थे वो कहाँ से खोजे गए थे। तो आपको आंसर देना है, भारत में स्थित मद्रास के पल्लवपरम स्थान से जो है उपकरणों को खोजा गया था। उसके बाद में दूसरा आपका आंसर होगा, दूसरा जो क्वेश्चन आपका, उच्च पूरा पाषाण संस्कृति को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फलक संस्कृति के नाम से किसको जाना जाता है। तो आपको आंसर देना है उच्च पूरा पाषाण काल को। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था। तो ये दोस्तों मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताता हुआ भी चल रहा हूँ। बाकी आपको जो है नोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं इसका जो है आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, तो कहाँ से मिलेगा वो आपको मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में बता दूँगा। तो आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य पाषाण काल में कृषि करने का प्रचलन नहीं था। तो ध्यान रखना, कृषि करने का प्रचलन मध्य पाषाण काल में नहीं था। तो क्वेश्चन आपको पता ही है किस तरीके से पूछा जाएगा। इस तरीके से पूछा जाएगा कि किस काल में कृषि करने का प्रचलन नहीं था। तो आंसर होगा आपका मध्य पाषाण काल में। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग को जलाना, वो इसी काल में सीखा था, पूरा पाषाण काल में। तो आपसे जो है इसमें जो है 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे उसमें कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ था। आपको तो आंसर देना है पूरा पाषाण काल में। और एक तरीके से किस काल में नहीं हुआ था, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, आग का जो आविष्कार हुआ था वो आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले पालतू जो जानवर बनाया था वो किसको बनाया था, वो कुत्ते को बनाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, जितने दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहले भी दोस्तों पिछली बार जो आईटीबी की भर्ती आई थी 2017 में, उस टाइम पे अभी हमने कुछ क्लासें प्रोवाइड कराई थी। तो उसमें से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे।
तो हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हो रहने वाला है। तो सर्वप्रथम तांबे का धातु का प्रयोग इसी पूर्वापाषाण काल में हुआ था। और नवपाषाण युग का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था। आपको ध्यान रखना, पत्थर की कुल्हाड़ी नवपाषाण युग का जो है औजार था। उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलते सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो उसकी हेडिंग आप सभी के सामने ओपन है। पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी, क्यों प्रसिद्ध थी वो पूछ सकते हैं। तो आपसे आपका जो आंसर होगा वो यह होगा, सुनियोजित नगर योजना हेतु के लिए सिंधु घाटी प्रसिद्ध थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। उसके बाद में सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसल क्या थी। तो जौ और गेहूं उनकी मुख्य फसल थी। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी प्रस्थल है कहाँ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्रम से आप देख सकते हैं, आपका जवाब होगा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में तथा सुतका केंडोर बलूचिस्तान में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन बनेगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में दोस्तों इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद में आपसे आपका जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, वो आपको बताना है। तो इसके जो प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चन देखते रहें, इनको नोट करते हुए चलें। उसके बाद में हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो किस तरीके की थी, वो कांस्य युगीन थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। उसके बाद में खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि किस तरीके से लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस तरीके से दोस्तों आपको जो इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है। तो ये जब आपको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो वो आप जो है उसको बाद में पढ़ लेना। इसमें कुछ पेज जो है PDF में बिलर हैं, तो आप उस पर ध्यान न दें। ये पेज नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको मैंने दोबारा ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की अवधि कितनी रही है, वो आपके सामने ओपन है। इसके विद्वान उनके काल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर लें, ये इतना ज़रूरी नहीं है। वाकई यदि आप देखना चाहें, आपके पास टाइम है तो इनको देख सकते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पूछा गया है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी की सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक, हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो है लोथल। आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किससे अनभिज्ञ थे, लोहे से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल था। काल को आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद में मोहनजोदड़ो है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अमरी संस्कृति कहाँ पर पनपी है, वो बलूचिस्तान में पनपी है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, आप यहाँ पर सकते हैं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित थी, किससे निर्मित थी, सेल खड़ी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल खड़ी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी का बना हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ था। आपका आंसर होगा बनावली से। उसके बाद में मोहनजोदड़ो में मिला प्रमुख स्मारक, कौन सा स्मारक है प्रमुख, वो है बृहत स्नान घर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका होगा, हड़प्पा सीलों का सर्वाधिक प्रचलित किस प्रकार का था, तो आपका बेलनाकार का। उसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा, मेसोपोटामिया से आसिया है, क्या आसिया है, आप यहाँ पर देखते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, हड़प्पा की खुदाई हुई
और किसने कराई थी, वो आपसे किसके नेतृत्व में हुई थी, वो आपसे पूछेंगे। तो कब हुई थी, 1921 में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसने कराई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी, वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लें। उसके बाद में स्टार बनाना इस पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरें निर्मित हैं, स्टेटाइट। हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी, मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित स्वाधान। इस तरीके से दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और भी डाटा दिया हुआ है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए, या आप जो है इसको पीडीएफ में इसको जो है रिवीजन वैसे ही कर लेना। ये इसमें से आपको, मुझे नहीं लगता कि आपके इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, जितने हो सकता है वो मैंने आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं, आगे है आपका, हमने कवर किया आपका जो है हड़प्पा सभ्यता। अब कब करते हैं दोस्तों, वैदिक काल को। वैदिक काल से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर बात करते हैं। वैदिक काल में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्राणों की संख्या बताइए, वो दोस्तों आपको जवाब देना होगा 18। इसके बाद में दोस्तों आपसे, और एक बात का ध्यान रखें, सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलें। आप जितने ज़्यादा इसको लिखेंगे, लिखकर ज़्यादा याद रहता है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन बनेगा, स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है, और ऋग्वेद के 1/4 मंत्र इंद्र देवता को समर्पित हैं। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के 1/4 मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो आपको जवाब देना होगा इंद्र देवता। और सबसे प्राचीन पुराण है तो कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण आप यहाँ पर दे सकते हैं। और पुराणों के रचयिता लोहमर्ष एवं उग्र सिरवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या 4 एवं 6। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं दोस्तों थोड़ी स्पीड में आपको करा रहा हूँ, आप इसको बाद में भी बैक करके भी दे सकते हैं, या थोड़ी स्लो स्पीड में करके दे सकते हैं, या आपको थोड़ी तेज़ स्पीड में और चलानी है वीडियो को, थोड़ा फास्ट सुनना है, तो आप वीडियो को जो है 1.5x या 2x की स्पीड पर भी कर इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका जो आपके पास जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से आप जो है अपना रिविज़न कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, उपनिषदों की संख्या पूछी जाएगी आपसे, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो 108। और उसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन सा था, तो अल-बरूनी। उपनिषद की विषय वस्तु है दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। उसके बाद में दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद से, अथर्ववेद से। और उसके बाद में भारतीय संगीत का जनक सामवेद। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, ऋग्वेद से। किसको समर्पित है वो मैंने आपको बताया ही है। तो किसको समर्पित है गायत्री मंत्र, सूर्य देवता को। उसके बाद में गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। तो जितने भी दोस्तों ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद चारों वेद हैं, उनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो आप जो है ध्यान से इनको सभी क्वेश्चनों को जो है रिपीट करना है, ध्यान से याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोत्र शब्द मिलता है अर्थवेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है वो है ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमने आप सभी के लिए वो कवर किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए हैं। आपको यदि आपके पास कम समय है तो कम समय में दोस्तों आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं इन सभी क्लासों से। आने वाले टाइम में दोस्तों जितनी भी क्लासें मिलेंगी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बाकी आपका ऊपर है, आप कहाँ से पढ़ना चाहें। यूट्यूब पर तो बहुत सारी क्लासें हैं। ये पैड दोस्तों बैच आपको पैड में भी मिल सकता है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप इधर उधर भागेंगे ही। यदि आप उधर उधर भागेंगे तो आपके कहीं ना कहीं जाकर इसी बैच को, जो जानकारी हम आपको फ्री में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से दोस्तों आप इसको जो है पैड में ख़रीद लेंगे। तो यदि आपको बेहतर तैयारी करनी है तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको जो है लगातार बेहतर और सही सटीक जानकारी देते रहेंगे, और आपकी सफलता में दोस्तों हमारा भी कुछ ना कुछ हाथ तो होगा ही। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी का नाम बताइए, तो सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र। ऋग्वेद का सबसे बाद में निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लें, स्टार बना लें दोस्तों इस पर। तो उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, ये सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको
सदस्य है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। उसके बाद में स्मृतियों में सबसे प्राचीन, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है वह जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? महाभारत के रचनाकार आप बताइए। वेद व्यास। और इसका फारसी अनुवादक जो शीर्षक है वो है रजमनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। आर्य पहले बसे थे, कहाँ बसे थे? पंजाब व अफगानिस्तान में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा है संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे, कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से आए थे। आगे चलते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं नागा अर्जुन। उसके बाद में बात करते हैं प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को आचार्य कहा जाता था। प्राचीन भारत में अध्यापकों को क्या कहा जाता था? आचार्य कहा जाता था। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आपका यजुर्वेद के मंत्र संबंधित हैं किससे? वैदिक व अनुष्ठान से। वेदों में यजुर्वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। किस वेद में? यजुर्वेद में। वेदांगों में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष का समावेश है। किसमें है? वेदांगों में। वैदिक सभा और समिति को प्रजापति देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। वैदिक सभा और समिति को प्रजापति देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। उसके बाद में बात करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अब आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो धार्मिक आंदोलन से देखने को मिलेंगे। तो धार्मिक आंदोलन से जितने भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, उन पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो आपका बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 1563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई महापरिनिर्वाण, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाई महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धम्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से देखने को ही मिलेगा। कहाँ दिया था? वो सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी दोस्तों हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए इस बार तो तैयारी में लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो है, आप सभी को पता होगा, हमारे जो है इस बढ़ती बैच में आपको जीके की, रीजनिंग की, हिंदी की क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और आने वाले टाइम में देखते हैं और क्लासों का इंतज़ाम हो पाता है तो। वैसे मैंने 2 क्लासें तो मैं ही कराऊँगा आपको, रीजनिंग और जीके की। मैंने हिंदी के लिए किसी दूसरे टीचर से बात की और मैथ के लिए बात हो जाती है। तो हिंदी की तो फिलहाल मैं आपको जो जितना हो सकता है क्वेश्चन कवर करा ही दूंगा। बाकी दूसरे टीचर से बात चल ही रही है, जैसी बात हो जाएगी तो वो आपके लिए क्लासें लेकर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, बुद्ध की मौसी गौतमी, नाम आपसे पूछा जा सकता है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक में। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक बोधक पवित्र ग्रंथ, जातक का यहाँ पर जो है अजंता की गुफाओं में चित्र है। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पीटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्व घोष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजीविक पंथ का प्रवर्तक मखलील गोशाल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये आपके जो ITP CISF हेडमोस्ट है, इसके अलावा दोस्तों ये MTS CHSL और इन सब एग्जाम में भी पूछा जाता है। SSC GD भी पूछा गया है ये कई बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आए, तो ध्यान से दोस्तों इसको स्टार मार्क कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। अंतिम किस नंबर के थे? नंबर आपसे पूछ सकते हैं तो 24 नंबर के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। उसके बाद में महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। राजघराना आपसे पूछ सकते हैं किस घराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय। जैन तीर्थंकरों की संजीवनी का संकलन है किस में है? कल्प सूत्र में।
कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन है। महावीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और कितनी सन में हुआ था? सन आपसे पूछ सकते थे, तो 540 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु तो कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर का प्रथम अनुयायी कहलाया, क्या कहलाया था? यहाँ पर जमाली था। कौन था प्रथम? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। तो इस तरीके से तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट हम आपको बता ही रहे हैं। बाकी आप सभी जो है यदि उनको रिपीट करेंगे और अपने डायरी में नोट करते चलेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे, किस में दिए थे? मगध, नरेश, बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के 3 रत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि श्वेतांबर किसको कहते हैं और दिगंबर किसको कहते हैं, आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जैन, यहाँ पर हम कहाँ तक आ गए थे? जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर हैं। और फिर अगला क्वेश्चन बनेगा आपका जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। उसके बाद में अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। उसके बाद में क्षत्रिय जन और योधे किस देवता के उपासक थे? तो वासुदेव। ये दोस्तों आप सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद में बात करते हैं हम आते हैं मौर्यकालीन भारत की तरफ। तो मौर्यकालीन भारत की जो समय कालीन की जो डेट है आप यहाँ पर दे सकते हैं, वो 322 से 185 ईसा पूर्व है। तो यहाँ से दोस्तों मौर्यकालीन से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको दोस्तों हम कवर कराएंगे। तो हेडिंग डाल लें मौर्यकालीन भारत। अब तक दोस्तों हमने जो आपको कवर करा दिया है वो कवर करा दिया है प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, जिसमें दोस्तों हमने पूरा पसार काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा दिया है। उसके बाद में हमने आपको क्वेश्चन कवर कराए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से, सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में वैदिक काल के बाद में दोस्तों अब हमारा आ गया है मौर्यकालीन भारत। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मगध की राजधानी। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। उसके बाद में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें अब उपलब्ध है दोस्तों? वो आपको जवाब देना होगा, ये है अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था धर्म स्थीय। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र एवं विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त का अनुयायी जैन धर्म। चंद्रगुप्त अनुयायी था किस धर्म का दोस्तों? अनुयायी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य। उसके बाद में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, किसके ऊपर है दोस्तों? वो प्रशासन के ऊपर है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी कहाँ से? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध अनुयायी था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज। उसके बाद में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन बिताए कहाँ पर बिताए थे? वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में दोस्तों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अशोक ने जो धम्म स्वीकार किया था वो कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद किया था 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
श्रीलंका भेजा। किसे भेजा था दोस्तों? महेंद्र एवं संघमित्रा को। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो जो हम आपको बता रहे हैं उनको तो ध्यान से पढ़ें ही, बाकी ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा। और बाकी जो हम आपको करा रहे हैं वो नोट करते चलें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में को जो है अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख है 7वां। अशोक का नाम अशोक मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर कहाँ से मिलता है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जवाब देना होगा मौस्की आंध्र प्रदेश में है और गुजरात मध्य प्रदेश में है। इन अभिलेख से दोस्तों उनका जो नाम है अशोक मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाब्रू स्तंभ लेख और स्तंभ लेख जो जयपुर राजस्थान में है वहीं पर बताया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कर्ण युद्ध की विजय विनाश का वर्णन है अशोक के शिलालेख 13 में। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में की थी। और अगला क्वेश्चन है आपका आगे, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम प्रिंसिप ने पढ़ा था सन यहाँ पर 1837 में। अशोक की मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में। हरिशेषर का इलाहाबाद प्रस्तावित लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। बरहूत स्तूप का निर्माण करता कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन था? देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया था, किसने पराजित किया था? वो पुष्यमित्र शंकु ने। पुष्यमित्र शंकु ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है बिंदुसार, अमित्र घात के रूप में। जनपद अवंती की राजधानी है उज्जैन। अगले क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक तो कौन है? धनानंद। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध कहलाया हाइडेस्पीज बिस्ताता का युद्ध। उसके बाद में सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सीमुक ने। 10 राज युद्ध लड़ा गया परुसड़ी नदी के तट पर। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। उसके बाद में आगे कोई अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुई थी गुप्त काल में। शीशे का सिक्का जारी किया गया था सातवाहनों ने शीशे का सिक्का जारी किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो बन सकता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। उसके बाद में आपसे पूछेंगे कनिष्क की प्रथम राजधानी, तो वो कौन सी? पुरुषोपुर थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है उस तरीके पूछा जाएगा, कनिष्क की दूसरी राजधानी वो थी आपकी मथुरा। अगला क्वेश्चन आपको देखने का, शक संवत की शुरुआत हुई थी कनिष्क ने की थी 78 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें दोस्तों। मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ था कुषाण काल में, मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ था। उसके बाद में दोस्तों आपको आपका अगली हेडिंग डाल लेनी है गुप्त काल की। तो गुप्त काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको दोस्तों हम आपको जो है बताने वाले हैं। अगली हेडिंग दोस्तों नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। गुप्त काल का
गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाएगा, तो गुप्त वंश का संस्थापक वो श्रीगुप्त। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था गुप्त काल में। उसके बाद में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासन में। उसके बाद में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है कि आयुर्वेद के जनक कौन थे, तो चरक थे। तो सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था, किसने कराया था, वो कनिष्क ने कराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त हुई वायु पुराण से। उसके बाद में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, तो बिसेन आर्थन स्मिथ ने कहा था। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरि से प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फ़ायान आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था 5वीं शताब्दी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी में। उसके बाद में गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रम से रूपक और दिनार रखा गया। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया बख्तियार खिलजी ने, जो किसका था, गौरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने की थी। कब की थी, 770 ईस्वी में। और महारेली, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है महारोले स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था, किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गंगई कोट कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम को गंगई कोट कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ध्यान दें, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम आपको करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, तो आप यदि इनका रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे भैया, बताइए, विष्णुगुप्त। मैं आपको दोस्तों स्पीड के साथ कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन यदि आपको खुद करते या किसी दूसरे चैनल से करते तो आपको बहुत टाइम लगा था। पहली बात तो इन क्वेश्चन को छांटने में ही मुझे टाइम लगा था, और यदि इन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, यदि आप किसी चैनल से और से देखते तो करीब 2 घंटे की क्लास आपको देखने को पड़ती। वो आपको जो है एक क्वेश्चन बताते, उसके बाद में अपनी बहुत सारी बात बताते कि हमारे इस चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, इस कोर्स को बाई कीजिए, ये कोर्स बाई कीजिए। तो हमारा ये दोस्तों कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपके लिए हमने कोई भी फीस नहीं रखी है, और आपके लिए दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि ये पूरे कोर्स को जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। फ्री में दोस्तों आप सभी को हमारा जो वर्दी बैच है फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप इस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कुशेभूति। कुशेभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी धानेश्वर से स्थानांतरित कहाँ की थी, वो की थी कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की, नोट कर लें ये भी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 624 ईस्वी में पराजित किया नर्मदा नदी के किनारे पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन जहाँ पर 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ करता था हर्षवर्धन 5 वर्ष बाद, प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 6वां हिस्सा। पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे, सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ये दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप सभी जो है अगली क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। अगली क्लास भी दोस्तों आप सभी के लिए जल्दी आने वाली है। आप सभी को मैं टाइमिंग बता ही देता हूँ। आप सभी हमारी जो टाइमिंग रहती है क्लासों की वो 6 बजे रहती है, शाम 6 बजे GK की, 7 बजे रीजनिंग की। उसके बाद में हमारी जो क्लास रहती है
वो 8 बजे इंग्लिश की क्लास रहती है। 6, 7, 8 3 घंटे दोस्तों आपको हमारे साथ देने हैं, और उसके मैथ के लिए 1 घंटा आप कहीं किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से देख लीजिए। फ़िलहाल अपनी तैयारी को छोड़िए नहीं, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कीजिए, तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तैयारी हो जाएगी हमारे हिसाब से। 3 घंटे हमको दीजिए, 1 घंटा किसी और को दीजिए, 4 घंटे आपकी पढ़ाई ये हो गई। उसके बाद में 3-4 घंटे रिवीजन कीजिए दबा के, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए उसको अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नटराज की मूर्तियाँ हैं चोल काल की, तो किस काल की हैं आपसे पूछा जाएगा, तो चोल काल की हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट की वंश की राजधानी मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तेलव द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र द्वितीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुणों का पहला शासक था तोरमाड़। मिहिरी कुल पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। बरामीर थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य। चोल शासकों में से कुलोत्तुंग प्रथम मूलत बेगी का चालुक्य राजकुमार था। तंजौर के प्रथम बृहस्पति मंदिर का संबंध चोलों से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुप्पम की लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। ब्रादे शब्द प्रथम बार गुप्त पूर्व के अभिलेखों में मिलता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रादे शब्द का जो अभिलेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो गुप्त पूर्व में मिलता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, विदेशी यात्रियों में कौन अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत करता है, अल-बरूनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लाल तृतीय ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। तो आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपसे जो पूछा जाएगा उसे पूछा जाएगा कि कश्मीर में परिहासपुर नगर किसने बसाया था, तो ललिता द्वितीय ने। चंदेली राजवंश की नींव ननुक ने डाली थी, तो क्वेश्चन आप सभी को पता है किस तरीके से पूछा जाएगा। चंदेली राजवंश की नींव किसने डाली थी, ननुक ने डाली थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना की थी, तो किसने की थी रचना, दान सागर ने। तो ये दोस्तों आप सभी के आज की क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कल को दोस्तों हम आपको कवर कराएंगे मध्यकालीन इतिहास, यानी कि तुर्क आक्रमण से दोस्तों हम आपको जो है आगे कल क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो हम आपको जो है कल कवर कराएंगे। आज की दोस्तों ये जीके की सेकंड क्लास थी, जिसमें दोस्तों हमने आपको करीब 4 से 5 टॉपिक कवर करा दिए हैं। जितने भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। आप जितना भी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में बताया है उनको यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए, दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए और इन सभी को दोस्तों नोट कर लें, तभी आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। जीके के दोस्तों यदि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से तो 20 तो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी हार्ड जीके नहीं आती है। बाकी जैसे आपका एक बार हमारा जितने हमने सिलेबस आपके लिए बनाया है वो जैसे कवर हो जाएगा, उसके बाद में आप सभी के लिए मैं PYQ क्वेश्चन लगाने शुरू कर दूँगा। जितने भी पिछली बार पेपर हो चुके हैं उनके पहले सेट प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद में दोस्तों जितने ज़रूरी क्वेश्चन हो सकते हैं उनका हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की जीके क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं मध्यकालीन इतिहास के साथ। तुर्क आक्रमण से दोस्तों हम आपका जो है यहाँ से क्लास शुरू करने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब 6 बज चुके हैं, 6 बजे हमारी जीके क्लास हुई थी और 7 बजे दोस्तों हमारी रीजनिंग की क्लास है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।